नमस्ते। अरे, इनसे और आपसे थोड़ी देर बाद सवाल पूछेंगे। पहले बात करते हैं उनकी जिनके लिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप साहब फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं और शी जिनपिंग साहब जो है उनकी बल्ले-बल्ले हो रखी है, नाच रहे हैं। व्हाई? रीजन उसका मिलेगा न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की हेडलाइन में। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है कि चाइनाज ट्रेड सरप्लस क्लाइम्स पास्ट $1 ट्रिलियन फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार चीन ने $1 ट्रिलियन का सरप्लस हासिल किया है ट्रेड की दुनिया में। अब ये सरप्लस क्या होता है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है, इस पे भी बात करेंगे। अच्छा, एक और न्यूज है जो देखनी बनती है। वो न्यूज क्या है कि ये इकोनॉमिक टाइम्स में आई थी कि इंडियाज ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स टू रिकॉर्ड हाई ऑफ $41 बिलियन इन अक्टूबर। मतलब एक तरफ चाइना के लिए न्यूज आ रही है कि चाइना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ट्रेड सरप्लस में, दूसरी तरफ इंडिया के लिए न्यूज आ रही है कि अक्टूबर में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट एक नया रिकॉर्ड बना गया। तो इन चीजों में से क्या क्या चीज है जो एक आम आदमी को या एक क्यूरियस पर्सन को पता होनी चाहिए? लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले तो ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस, सीधी सी बात है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? मैं कुछ बेच रहा हूं, आप कुछ खरीद रहे हैं। आप कुछ बेच रहे हैं, मैं कुछ खरीद रहा हूं। इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल दुनिया में कोई भी कंट्री सिर्फ बेच नहीं सकती और सिर्फ खरीद नहीं सकती। चाइना कुछ चीजें बेचता है, कुछ खरीदता है। इंडिया कुछ चीजें बेचता है, कुछ खरीदता है। जब किसी इकोनॉमी में ट्रेड डेफिसिट होता है, इसका मतलब है खरीदने वाली चीजों की कीमत ज्यादा है, बेचने वाली चीजें कम है। इसे कहते हैं व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। जब किसी इकोनॉमी में बेचे जाने वाला सामान ज्यादा होता है और खरीदा कम है हमने, उसे कहते हैं व्यापार मुनाफा, ट्रेड सरप्लस। तो ये जो न्यूज है इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज ये कह रही है कि 11 महीने हुए हैं, अभी साल पूरा नहीं हुआ है। 2025 के इन 11 महीनों की रिपोर्ट अगर देखें तो चाइना ने 11 महीने में $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये आज तक इस धरती पे किसी इकोनॉमी ने नहीं किया। अब इसमें ऐसा स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि 1 ट्रिलियन की बात जब मैं कर रहा हूं तो 1 ट्रिलियन में होते हैं 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का व्यापार मुनाफा सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड में दर्ज किया है 11 महीने में। जब मैं कहता हूं $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन में होते हैं 1000 बिलियन US डॉलर। 1000 बिलियन US डॉलर, $1 बिलियन जो होते हैं उसमें होते हैं 100 करोड़ US डॉलर। यानी 100 करोड़ US डॉलर को 1000 बार जब जमा करेंगे तब जाके 1 ट्रिलियन बनेगा। इतना उन्होंने 11 महीने में सरप्लस हासिल किया है। अब एक केस स्टडी की तरह अगर इसमें से नोट्स बनाने हो तो क्या क्या चीज, ये सब बच्चों को पता होगा जो प्रिपरेशन करते हैं। और आज का न्यूज़पेपर जिसने पढ़ा है उसको ये 100% पता होगा कि ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस की न्यूज आ जाएगी, हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। अब हम बात करते हैं कि $1 ट्रिलियन को कंपेयर अगर हम करें तो कहां पाते हैं? तो देखो, जीडीपी, जीडीपी का मतलब पूरी कंट्री में जितनी भी चीजें बनी, पूरी कंट्री में जितनी भी सर्विसेज आई, मेरी सैलरी, आपने कुछ बनाया, वो किसी फैक्ट्री में कुछ बन रहा है, वो सब जोड़ दो तो वो जीडीपी होता है एक साल का। अब एक साल में पूरे इंडिया की जीडीपी जो है वो $3.4 ट्रिलियन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, $4 ट्रिलियन एक्सपेक्टेड है। यूएस से जो है उसकी पूरी इकोनॉमी जो है वो $25 ट्रिलियन की है। चाइना की $18 ट्रिलियन की है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि चाइना ने हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन है और हम इस पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाइना $1 ट्रिलियन ट्रेड में सरप्लस में है। तो हमारी टोटल जीडीपी का 1/3 चाइना सिर्फ ट्रेड में एक्स्ट्रा कमा रहा है। सोचने की बात है। अब मैं ये नहीं कह रहा एक कमाई है शुद्ध, लेकिन ट्रेड सरप्लस है चाइना का इतना तगड़ा। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि इस पे डिस्कशन किया जाए? तो देखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, पिछले साल भी चाइना ने ये हासिल किया था, बट इस साल 11 महीने में इन्होंने ये हासिल किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब इस साल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा का पूरा साल ऐसे ही गया था। इस पूरे साल में क्या क्या दिक्कतें आई थी? सबसे पहली चीज, ट्रंप 2.0 सब जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने शुरू कर रखा है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और वो ऐसे कर करके बोल रहे हैं कि बाहर से कुछ नहीं खरीदना है, स्पेशली चाइना से कुछ नहीं खरीदना है, इंडिया से कुछ नहीं खरीदना है, एशिया से कुछ नहीं खरीदना है। ये होते हुए भी चाइना ने ये हासिल किया। दूसरे नंबर पे सबको ध्यान है, ट्रंप ने 60% टैक्स लगा रखा है, ट्रंप टैरिफ नाम से, कि चाइना से कोई भी चीज आएगी उसके आगे ट्रंप ने एक बैरियर खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा बैरिकेड लगा दिया जिसका नाम है ट्रंप टैरिफ।
तीसरे नंबर पे सारी दुनिया को पता है कि 3 साल से वर्ल्ड इकोनॉमी डिस्टर्ब चल रही है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। हर कोई परेशान है, फिर भी चाइना ने कैसे किया। फोर्थ नंबर पे मिडिल ईस्ट में कितने झगड़े चल रहे हैं, इजराइल हमास का इशू चल रहा है, इजराइल पैलेस्तीन का इशू चल रहा है, सीरिया में इश्यूज चल रहे हैं, सूडान के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अफ्रीका आधा आधा मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम में ही चल रहा है। और ये वही साल है जिस साल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी टेंशन जो है हाईएस्ट लेवल पे थी। इतना सब कुछ होते हुए भी एक बनिया बिजनेस कैसे कर रहा है, और कमाल की बात है वो बिजनेस कर नहीं रहा, वो नए वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रहा है। तो पढ़ाई करनी तो बनती है। तो सबसे पहली चीज जो यहां पे आती है वो आती है कि चाइना ने इसे कैसे किया होगा। 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी चाइना का साथ दे गई। कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी है। सबसे पहली स्ट्रेटजी है द ग्लोबल साउथ पिवॉट। ये होता है धुरी को बोलते हैं पिवॉट। धुरी मतलब एक्सल जो होता है ना, जैसे उस पे चल रही है कोई चीज ऐसे। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने दिमाग से काम लिया। चाइना ने कहा अच्छा तुम यूएसए का गेट बंद कर रहे हो, मेरे लिए ट्रेड नहीं करने दे रहे। यूएसए के इन्फ्लुएंस में आके यूरोप जो है उसने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए। कोई बात नहीं, चाइना ने एक नया काम किया। चाइना ने क्या किया, चाइना एकदम से अपनी डिप्लोमेसी चेंज करता है। चाइना जाता है एशिया की कंट्रीज के पास, तुरंत से एकदम से चाइना आता है और सबसे पहले दोस्ती करता है इंडिया के साथ। ठीक है, थोड़े टाइम पहले तक यही चाइना पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त हो रखा था। और हमेशा कहा जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर आर नो एटर्नल फ्रेंड्स, देयर इज नो एटर्नल एनिमीशिप, देयर इज ओनली वन थिंग विच इज परमानेंट एंड इमोर्टल, एंड दैट इज इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसमें मिलेगा। तो चाइना ने इंडिया से दोस्ती की। कमाल की बात है, चाइना का जो लोग पढ़ाई करते हैं अच्छे से उनको पता होगा 9 डैश लाइन को लेके चाइना का बहुत इशू चल रहा है साउथ चाइना सी के अंदर। बट चाइना ने थोड़े ही टाइम पहले वियतनाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपके यहां से हम एक्सपोर्ट जो है उसमें आपकी हेल्प लेंगे। फिर चाइना तीसरा बड़ा गेम खेला कि चाइना चला गया लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका मतलब अमेरिका के नीचे जो कंट्रीज हैं, मैक्सिको से शुरू हो जाती है, मैक्सिको है, बेलीज है, होंडुरास है, आपने पढ़ी होंगी वो सारी कंट्री, उन सबसे। और फिर और नीचे उतरा, साउथ अमेरिका में घुस गया। ब्राजील कहीं नहीं गया, अर्जेंटीना कहीं नहीं गया, चिली कहीं नहीं गया, प्रागुए कहीं नहीं गया, उरुग्वे कहीं नहीं गया। सारी कंट्रीज जितनी भी थी लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका की, सबको अपने चंगुल में ले लिया चाइना ने। ये एक दरवाजा बंद हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को तो माल बेचना है, जरूरी थोड़ी है कि रमेश की दुकान पे ही बिकेगा मेरा माल। कोई बात नहीं, आप मत रखो सामान, मैं सुरेश की दुकान पे रख के बेच लूंगा। पहली स्ट्रेटेजी, चाइना ने अपना ट्रेड शिफ्ट कर दिया। मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं कहीं और बेच लूंगा। इंडिया के साथ दोस्ती कर ली। याद होगा मैंने एपिसोड भी इस पे बनाया था, मैंने बताया भी था, सिल्वर फॉक्स डिप्लोमेसी में चाइना ने कहा था कि ड्रैगन और एलिफेंट साथ साथ डांस करेंगे। एलिफेंट चाइना ने बोला था इंडिया को, ड्रैगन खुद को बोल रहा था। तो पहला ये रहा। दूसरा चाइना की जो स्ट्रेटजी चाइना को जितवा के गई, इस पूरे खेल में आज भी जितवा रही है, वो है डिफ्लेशनरी प्राइसिंग पावर। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है इन्फ्लेशन और एक इसका उल्टा होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, जैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को अगर समझे तो सीधी सी बात है, मेरी जेब में 100 रुपए हैं, 100 रुपए में मैं आज 1 किलो चीज खरीद रहा हूं, 2025 है, और 2026 में रुपए मेरे पास 100 ही है, लेकिन चीज मेरे पास आधा किलो ही आ रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि 50% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। इन्फ्लेशन कमाई से नहीं होती, इन्फ्लेशन कमाई की परचेज पावर होती है। परचेज पावर इस पे डिपेंड करती है इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन उल्टा होता है। डिफ्लेशन क्या होता है कि 2025 में 100 रुपए में आ रही थी 1 किलो कोई चीज, और 2026 आया और 100 रुपए ही खर्च करके वो चीज 2 किलो आने लग गई, तो मैं बोलूंगा क्या आ गया, डिफ्लेशन आ गया। चाइना क्या करता है, चाइना हमेशा से डिफ्लेशन प्राइस पावर पे खेलता है। डिफ्लेशन पावर क्या होता है, तो इसको ऐसे समझो जैसे इंडिया में दिवाली बड़ी सेलिब्रेट करी जाती है। अब दिवाली पे आप मार्केट में जाओ और आपको 2 ऑप्शन मिले, एक मेड इन चाइना, वो सजावट वाले जो बल्ब आते हैं वो ले आए आप खूब सारे, फेरी लाइट्स जिनको बोल देते हैं। दूसरा आप कह रहे हो मैं तो लोकल मेक इन इंडिया जो है या मेड इन इंडिया बल्ब लेके आऊंगा। तो आप एक चीज नोटिस करना, चाइना वाले जो बल्ब हैं वो आपको हमेशा सस्ते मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है चाइना बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी लगाता है। चाइना बल्क में प्रोडक्शन करता है, जो भी उसको करना है उसका बल्क में प्रोडक्शन करता है। जब बल्क में प्रोडक्शन करता है तो सस्ता प्रोडक्शन होता है, और फिर उस प्रोडक्ट की चाइना करता है डंपिंग।
डंपिंग का मतलब होता है अपना सस्ता प्रोडक्ट दुनिया भर के मार्केट में इतना भर देना कि लोकल प्लेयर जो है वो उसका मुकाबला कर ही ना पाए। चाइना यही करता है। आप देखो, छोटी सी खिलौने वाली गाड़ी आती है ना, सबसे गजब का एग्जांपल है वो सोचने के लिए कि छोटी सी खिलौना गाड़ी जो आती है, जिसको लोहे की होती है, 4 टायर होते हैं, कुछ नहीं होता ऐसे ऐसे, दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में भले ही कितने ही ऊंचे पहुंच गए हो, वो मेड इन चाइना ही बिकती है। वो खिलौने ज्यादातर मेड इन चाइना ही मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादातर मेड इन चाइना मिलेंगे। रीजन, आप ऐसा नहीं कि वो गाड़ी बना नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते कि 10 रुपए में आप उसे एक्सपोर्ट करके बेच भी डालो, नहीं, वो चाइना कर देता है कि 10 रुपए में आपके मार्केट तक पहुंचा देता है। इसको बोलते हैं डिफ्लेशन प्राइसिंग पावर। तीसरे नंबर पर चाइना की सबसे जबरदस्त स्ट्रेटजी, और जो बच्चे सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये बात नोट कर लेना, चाइना जो है, चाइना ने द न्यू 3 हाईटेक डोमिनेंस किया है। अब ये न्यू 3 क्या चीज है? ये एक अच्छा बोलते हैं कि पंच हो सकता है आपके आंसर को और अच्छा बनाने के लिए। चाइनाज न्यू 3 स्ट्रेटजी। अब चाइनाज न्यू 3 जब भी लिखो तो ब्रैकेट में लिखना है टेक डोमिनेंस। टेक्नोलॉजी की दुनिया के 3 ऐसे सेक्टर चाइना ने ढूंढे जो बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, और इन तीनों पे चाइना ने काम किया। सबसे पहली चीज चाइना ने जो पकड़ी वो है साहब ईवीज। चाइना बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है ना वो पूरी दुनिया को चाहिए। कि कैसे? चाइना देख रहा है कि यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, यूएनईपी, या आप कह लो यूएन की बात कर लो, ठीक है, जब से पेरिस एग्रीमेंट आया है, पेरिस एग्रीमेंट क्या बोलता है? पेरिस एग्रीमेंट बोलता है कि हमको ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी फैक्ट्रियां लगी थी उससे पहले के 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट में रखना है। अब चाइना को यह बात 2016 में ही चाइना जाग गया था कि यार इसका मतलब यह है कि अगर इसको रखना है 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट में, मतलब दुनिया का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, तो लोग जो हैं वो शिफ्ट करेंगे पेट्रोलियम से ईवीज पे। और ईवी जो होता है, ईवी में 3 चीजें लगती हैं सबसे इंपॉर्टेंट। पहले नंबर पे ईवी में लगता है REE, पूरा एपिसोड मैंने इस पे लिया था, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स याद होगा, 17 एलिमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो नाम भी पता होना चाहिए। नियोडीमियम, प्रेसियोडेमियम पढ़ा होगा ना, सीरियम, लेंथेनम। फिर ये भी ध्यान रखना लेंथेनम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो याद रखना लेंथेनम 57 से स्टार्ट होता है। सबसे ज्यादा नियोडीमियम जो है वो डिमांड में चल रहा है। फिर लेंथेनाइड्स जो है उनकी सीरीज में से कौन सा एक है जो रेडियो एक्टिव है? जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि कौन सा एक है जो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके सारे के सारे नाम। आधी रात को भी आपको जगा के ऐसे पूछ ले कि बताओ यूरोपियम के बाद कौन आता है, तो आपको पता होना चाहिए गैडोलिनियम आता है। आधी रात को भी आपको जगा के पूछ ले कि बताओ जो हॉल्मियम है उससे पहले कौन आता है, तो डिस्प्रोसियम आता है। आपको पता होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए चीज आपके। अब जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उन पे चाइना का ऑलरेडी डिप्लोमेसी चल रही है, उसकी डोमिनेंस चल रहा है जबरदस्त। दूसरे नंबर पे चाइना को पता है कि ईवीज जो है वो चलेंगे सर्किट पे। और तीसरे नंबर पे चाइना कह रहा है कि ये गेम पूरा खेला जाएगा प्राइस टैग पे। ये प्राइस टैग कैसे? जैसे टेस्ला बहुत अच्छी गाड़ी बनाता है, बट 80 लाख रुपए का ईवी कौन अफोर्ड कर पाएगा? तो चाइना ने कहा हम देते हैं ना, महिंद्रा वालों को बोलो गाड़ी बनाओ, टाटा वालों को बोलो गाड़ी बनाओ, मेड इन इंडिया होनी चाहिए, बट उस गाड़ी में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इंक्लूडिंग बैटरी, इंक्लूडिंग मोटर्स, हब मोटर, सारी चीज जो जान है वो सारी मेड इन चाइना जाएगी। ये हाल है सर, आपको अजीब लगेगा सुन के, चाइना की बसें यूरोप में चल रही हैं, यूरोप वाले भी नहीं बना पा रहे। क्यों? आप टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे, प्राइस कहां से लाओगे? फिर उसके बाद दूसरी चीज जो चाइना ने पकड़ी, ये जो न्यू 3 है इसमें चाइना ने पकड़े सोलर पैनल्स। पूरी दुनिया कह रही है कि हमें जाना है ग्रीन एनर्जी पे, चाइना कह रहा है बिल्कुल जाओ। ग्रीन एनर्जी का मतलब ऐसी एनर्जी जिसको बनाते टाइम पॉल्यूशन नहीं हो। चलो इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया की मैक्सिमम एनर्जी सप्लाई जो है वो कोल डिपेंडेंट है। कोयला जला के हम क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं। और जब भी कोयला जलाते हैं तो उससे बहुत जबरदस्त पॉल्यूशन होता है, बहुत जबरदस्त पॉल्यूशन होता है। तो हमें प्रेशर किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कमिटमेंट्स हैं। हमने हमारे पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमने जो एनडीसी सबमिट किए हैं, नेशनली डिटरमाइंड जो हमारे कंट्रीब्यूशन है, उसमें हमने बोला है कि हम हमारी इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी बनाएंगे। तो ग्रीन इकोनॉमी बनाने के लिए आपको एक ट्रांजिशन करना पड़ेगा, और वो ट्रांजिशन क्या करना पड़ेगा? आपको सोलर पावर से पावर जनरेट करनी पड़ेगी। सोलर पावर से पावर जनरेट करने के लिए आपको 2 लेवल पे काम करना पड़ेगा। एक डोमेस्टिक स्केल पे,
डोमेस्टिक का मतलब जो घर है लोगों के, घरों की छत पे रूफ टॉप जिसको बोलते हैं, जिसके लिए प्रोग्राम भी चल रहा है। ठीक है, बताना कमेंट्स के अंदर कौन सी स्कीम चल रही है। ठीक है, पीएम के नाम से चल रही है, जिसमें सोलर पैनल लगाते हैं तो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बड़े प्लांट्स लग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है जिसका क्वेश्चन बहुत बार आता है, भड़ला प्लांट राजस्थान में लग रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। ये सारे प्लांट्स लग रहे हैं। अब चाइना क्या बोलता है, लगाओ ना यार प्लांट, बनाओ ग्रीन एनर्जी, बट जो सोलर पैनल है, अब सोलर पैनल जो होता है, इस तरह से देखा होगा सोलर पैनल को ऐसे। अब सोलर पैनल में कई चीजें होती है जिनमें से क्वेश्चन आता है। सोलर पैनल में कई बार पूछ लेते हैं वायरिंग किसकी होती है, तो याद रखना सिल्वर के वायर काम में आते हैं। सोलर पैनल में क्या होता है तो आपको बताना है, सोलर पैनल में सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, गैलियम होता है। सोलर पैनल क्या होता है कोई पूछ ले, तो सोलर पैनल एक्चुअल में डायोड्स जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। और जैसे ही डायोड्स पे जाओगे तो आप चले गए सेमीकंडक्टर्स में, और सेमीकंडक्टर्स का मतलब हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चाइना कहता है हमसे बेहतर और हमसे सस्ता कोई बना ही नहीं सकता। चाइना का अप्रोक्सीमेटली 50% से ज्यादा दबदबा है सोलर पैनल्स में। कोई भी सोलर पैनल खरीदो, उसके कंपोनेंट्स किसी न किसी लेवल पे चाइना से आ रहे होंगे। ये चाइना ने पकड़ा दूसरा। अच्छा, एक और ग्रीन एनर्जी के अंदर लोग कह रहे हैं कि साहब हम तो विंड मिल लगाएंगे। विंड मिल मतलब पवन चक्की। चाइना कह रहा है कोई बात नहीं, विंड मिल अगर लगाओगे तो विंड मिल में आपको बहुत अच्छी मोटर देनी पड़ेगी, मोटर जनरेटर जो भी लाओगे उसके अंदर आपको बहुत अच्छी मैग्नेट्स चाहिए, कि हाँ साहब। और चाइना कह रहा है सबसे अच्छी मैग्नेट्स जो है वो बनती हैं नियोडीमियम से, कि हाँ साहब। और नियोडीमियम जो है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट। तो चाइना कह रहा है आओगे तो हमारे ही पास। अब रेयर अर्थ एलिमेंट में चाइना इतना आगे कैसे है, ये बात मैंने आपको पहले उसमें बताई थी सेशन में। फिर उसके बाद अगली चीज आती है, तीसरे नंबर पे चाइना काम कर रहा है लिथियम कोबाल्ट बैटरीज पे। अब पता होगा आपको कि लिथियम कोबाल्ट बैटरी, आप ईवी बनाओ, आप मोबाइल बनाओ, आप बैठ के ये कहो कि साहब मैं तो रोबोटिक्स पे काम करूंगा, हर चीज में बैटरी चाहिए। और बैटरी में आपको लिथियम चाहिए और कोबाल्ट चाहिए। लिथियम और कोबाल्ट जो है ये रेयर अर्थ एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन क्रिटिकल एलिमेंट्स कहते हैं इनको। इनको क्रिटिकल एलिमेंट्स कहते हैं। 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट इश्यू करी थी, उस लिस्ट के अंदर ये क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं। इस टेक्नोलॉजी में भी चाइना दुनिया से बहुत आगे है। तो ये जो है न्यू 3 जो है, इनके बेसिस पे चाइना बहुत जबरदस्त जो है डोमिनेंस लेके बैठा है। अगली चीज आती है कि चाइना जो है एक और चीज में दुनिया पे छाया हुआ है, वो है एपीआई। नाउ व्हाट इज एपीआई? एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है इसको आम आदमी कहता है सॉल्ट। हालांकि सॉल्ट होता नहीं है, लेकिन हम कह देते हैं सॉल्ट। जैसे आपको बुखार हुआ और आप मार्केट से जाके कि साहब मैं तो क्रोसिन लेके आया हूं, तो क्रोसिन से थोड़ी बुखार उतर रहा है। क्रोसिन के अंदर क्या है, तो आप कहोगे सर क्रोसिन के अंदर पैरासिटामोल है। अब जो पैरासिटामोल है वो मार्केट में क्रोसिन के नाम से भी बिक सकता है, मार्केट में डोलो के नाम से भी बिक सकता है। पैरासिटामोल ही मार्केट के अंदर कैलपोल के नाम से भी बिकता है। पैरासिटामोल ही मार्केट में पैरासिप के नाम से भी बिकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। अब ये जो पैरासिटामोल है ना, इस पैरासिटामोल की टैबलेट्स बनाने में तो दुनिया में सबसे आगे है इंडिया। सबसे तकड़ा फार्मास्यूटिकल मार्केट इंडिया का है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ दुनिया में, मेड इन इंडिया दवाइयां मिलेंगी। अब गजब की बात क्या है, चाइना साइलेंटली देख रहा है। चाइना कह रहा है ओके बहुत अच्छी बात है। अब उसमें बस बात इतनी सी है कि आप जब टैबलेट को देख के या दवाई को देख के खुश हो रहे हो कि ये दवाई मेड इन इंडिया है, तो याद रखना आधी से ज्यादा दवाइयां, मोर देन 30-40% दवाइयां जो हैं उनमें एपीआई जो डलता है वो मेड इन चाइना होता है। चाइना दवाइयां नहीं बनाता, चाइना दवाइयों की जान बनाता है। जान का मतलब दवाइयों के अंदर जो सॉल्ट डलता है वो चाइना बनाता है। दैट मीन्स सोलर में भी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना रहा, वो कंपोनेंट्स बना रहा है। ईवी में भी कंपोनेंट्स बना रहा है, फार्मास्यूटिकल्स में भी कंपोनेंट बना रहा है। अब जैसे जैसे इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर ग्रोथ करेगा, वैसे वैसे अपने आप एपीआई मार्केट भी ग्रोथ करेगा चाइना का। यह बात हो गई चाइना की स्ट्रेटेजीज की। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा इंडिया के बारे में। ठीक है, चाइना में कोई पॉइंट बाकी नहीं रहा। हाँ जी, अब इंडिया की बात पे आते हैं। इंडिया की बात पे आते हैं तो ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनसे
और इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं उनसे सवाल पूछने तो बनते हैं। अब हम जब सिविल्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हम सिर्फ सवाल नहीं पूछ सकते, हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा आंसर जो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा आंसर जो है वो जर्नलिस्ट की तरह नहीं होना चाहिए। ये याद रखना बच्चों, आपको जर्नलिस्ट नहीं बनना है। जर्नलिस्ट जो है वो उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने, आपको आंसर जो लिखोगे उस आंसर में आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है, बट फिर भी हमें पॉइंट्स तो देखने पड़ेंगे। तो इंडिया की बात जब आती है कि भाई इंडिया के साथ घाटा क्यों हुआ, मैंने कहा हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट, कि ऐसा क्यों हुआ कि हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट में चले गए। ट्रेड डेफिसिट मैंने बताई दिया कि इंडिया खरीद ज्यादा रहा है, बेच कम रहा है। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है स्लो ग्लोबल डिमांड। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्लो ग्लोबल डिमांड कैसे, तो आपको ऐसे समझाना है कि देखो यूएसए में क्या हुआ, यूएसए में आ गया ट्रंप का टैरिफ। दूसरा पॉइंट आपको यह बताना है कि यूरोप जो है, यूरोप में इकोनॉमी जो चल रही है यूरोप की वो बहुत डाउन चल रही है अभी। तीसरे नंबर पे आपको बताना है कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई उसका भी असर पड़ा। इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ कि पूरी दुनिया में एक स्लो डाउन आया। अब जब जब स्लो डाउन आता है, स्लो डाउन का मतलब चल रही है इकोनॉमी बट वैसे नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए थी, तो जब जब स्लो डाउन आता है तो सबसे पहला असर पड़ता है जेम्स पे। जेम्स जो होते हैं, डायमंड्स हैं और हैं, इन चीजों की डिमांड घट जाती है। दूसरे नंबर पे ज्वेलरी पे असर पड़ा। तीसरे नंबर पे टेक्सटाइल पे असर पड़ा, ठीक है। और चौथे नंबर पे आप डाल सकते हो लग्जरी गुड्स। अब इंडिया की इकोनॉमी के एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा रोल इन चीजों का होता है, तो इन सब का एक्सपोर्ट जो है वो कम हुआ है। अभी हम दोबारा चाइना वाले इशू पे भी जाएंगे एक बार, ठीक है। अभी मैं वो वाले पॉइंट्स बता रहा हूं जो तुमको आंसर में लिख के आने हैं कि हाँ जी ये दिक्कत तो चल रही है, और आपका पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन लगना चाहिए कि यस ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद दूसरी चीज स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी। स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि ये जो कमरा है जिसमें मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्या ये कमरा दीवारों पे खड़ा है? नहीं साहब, दीवारें बाद में बनी हैं, पार्टीशन तो बाद में बनते हैं फ्लैट्स के अंदर। तो ये किस पे खड़ा है? ये खड़ा है पिलर्स पे। वो जो पिलर्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी। तो होता क्या है कि आप इंडिया की ईवीज की बात करो, आप इंडिया की व्हीकल इंडस्ट्री की बात करो, आप इंडिया की सोलर इंडस्ट्री की बात करो, आप इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करो, आप इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करो, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इन सब में बहुत सारा इंपोर्ट होता है, या तो रॉ मटेरियल का और या कंपोनेंट्स का, और वो कंपोनेंट्स बहुत महंगे वाले कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जो इंपोर्ट होता है, मैक्सिमम इंपोर्ट ये वाली इंडस्ट्रीज जो हैं इनमें चाइना से होता है, और जब चाइना से इंपोर्ट बहुत सारा हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारा ट्रेड डेफिसिट इससे इंक्रीज होगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है एनर्जी एंड गोल्ड बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी एंड गोल्ड बिल। एनर्जी से समझ ही गए होंगे कि हमारे यहां पे जो पेट्रोलियम है, मोर देन 80% पेट्रोलियम हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इसमें हमारा बहुत सारा पैसा चला जाता है, बहुत सारा हमारा जो एक्सपोर्ट बैलेंस है वो इससे बिगड़ जाता है, मोर देन 80%। दूसरे नंबर पे एनर्जी में अगर आप बात कर रहे हो ग्रीन एनर्जी की, तो ग्रीन एनर्जी का जो ट्रांजिशन चल रहा है हमारा, उसमें भी हमें बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। मैंने बता ही दिया, दोबारा मैं इसमें कोई मतलब है नहीं बताने से, ठीक है। एक है गोल्ड बिल। नाउ व्हाट इज गोल्ड बिल? तो आपको यह बात याद रखनी है कि इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत सारा सोना खरीदते हैं। तो अक्टूबर महीने में ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन बताना है कि ये शादियों का सीजन है, नंबर वन। नंबर टू, लोग हेजिंग कर रहे हैं। हेजिंग क्या होता है कि जब ऐसा लगता है लोगों को कि यार मेरे पास जो पैसा है वो मैं कहीं और डालूंगा तो या पड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू कम होएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो किसी ऐसी चीज में मुझे डालना है पैसा जहां पे पैसा मैं डाल दूं और पैसा उतना ही बढ़ता रहे जितनी इन्फ्लेशन बढ़े, तो उसको बोल देते हैं हेजिंग। तो लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं खूब सारा। तो इसमें एक डेटा भी मेरे को मिला, हालांकि इंपॉर्टेंट है नहीं लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडिया लगभग 800 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है, 800 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है। सिर्फ गोल्ड गोल्ड हमारा 50 बिलियन यूएस डॉलर का हमारे ऊपर बर्डन डाल देता है। और अब तो लोग एक और चीज के पीछे पागल हो रखे हैं, सिल्वर। लोगों को चांदी खरीदनी है, खूब चांदी खरीदो खरीदो खरीदो, खरीद खरीद के भर रहे हैं लोग चांदी, उससे भी दिक्कत आ रही है। अब हम आगे चलते हैं, ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब जब इस चीज का कंक्लूजन जब हम निकालने जाएंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे
कि कंक्लूजन जब निकालने जाएंगे तो क्या कंक्लूजन ये कहता है कि चाइना बहुत अच्छा कर रहा है? यस, चाइना अच्छा कर रहा है, बट उस टाइम आपको यूज करना है डेटा ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, डेटा ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब ये दोनों को अगर आप उठाओ तो ये एक चीज बताते हैं, ये बताते हैं कि चाइना जो है उसकी जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 4% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगी, और इंडिया जो है, इंडिया की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 7% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगी। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, आपको एक बात याद रखनी है कि डिमांड जो होती है वो एक होती है डोमेस्टिक डिमांड और एक होती है इंटरनेशनल डिमांड। तो जब किसी कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया बोल रहा है कि हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, बट सेम टाइम पे इंडिया जो है, इंडिया में आ रहा है ट्रेड डेफिसिट। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया में जो माल बन रहा है उसकी एक्चुअल कॉज डोमेस्टिक डिमांड है, मतलब डोमेस्टिक डिमांड बहुत हाई है, और डोमेस्टिक डिमांड इतनी हाई है कि हम उसको खुद भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब खुद पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ रहा है? इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लेके हम बैठे हैं ऐसी कंडीशन में। फिर दूसरी बात यह बतानी है यहां पे कि चाइना जो है, चाइना के साथ क्या है कि चाइना का जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाई है बजाय चाइना की डोमेस्टिक डिमांड के। तो जब ऐसा नहीं है तो चाइना के पास बहुत सारा सरप्लस प्रोडक्शन है, और जब सरप्लस प्रोडक्शन बहुत हाई है, बहुत बहुत हाई है, तो चाइना फिर यूज करता है स्ट्रेटजी ऑफ डंपिंग। स्ट्रेटजी ऑफ डंपिंग, स्ट्रेटजी ऑफ डंपिंग का मतलब वो सस्ते प्रोडक्ट दूसरे की इकोनॉमी में डाल देता है। फिर अगली चीज आपको जो बतानी है वो और भी काम की है, कि अगला आपको करना है कि भाई चाइना जो था उसने अर्ली इन्वेस्टमेंट्स किए। अब ऐसा नहीं है कि अपने को कोई बात इसमें ऐसे बायस होके करनी है, ये बात आप एग्जाम में भी सीधा सीधा लिख सकते हो। अर्ली इन्वेस्टमेंट्स 3 चीज में चाइना ने किए, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1, चाइना ने अर्ली इन्वेस्टमेंट किया, अपनी इकोनॉमी जो थी चाइना की, उसने उस इकोनॉमी को सर्विस सेक्टर से स्विच करा के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले गया चाइना। ये अर्ली इन्वेस्टमेंट था। चाइना का सबसे बड़ा जीतने का रीजन यही था। हर चीज चाइना में इतनी सस्ती इसीलिए बनती है, वो सर्विस सेक्टर इकोनॉमी में बिलीव ही नहीं करते। हम इस बात पे प्राउड फील कर सकते हैं कि इंडियन लोग दुनिया की टॉप कंपनीज में सीईओ की पोस्ट पे हैं। चाइना दूसरी बात पे प्राउड फील करता है। चाइना बोलता है हमारी कंपनियां दुनिया की टॉप कंपनियों को माल बेचती हैं, टॉप कंपनीज को माल बेचती हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज, चाइना ने बहुत अर्ली इन्वेस्टमेंट किए रिसर्च में, और रिसर्च भी उसने उन चीजों की करी जिनकी डिमांड आज हो रही है। और इसमें एक एग्जांपल जो आपको आगे खड़ा कर देगा भीड़ से एक कदम, वो है कि 1980s में चाइना काम कर रहा था रेयर अर्थ एलिमेंट पे, और आज पूरी दुनिया में डोमिनेंस है चाइना का, पूरी दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट पे कब्जा चाइना का है। तो मतलब 1980 में चाइना को यह पता था कि 2020 में जाके एक चीज की डिमांड आएगी। दूसरा एग्जांपल आप बोल सकते हो रिसर्च के अंदर, आप बोल सकते हो एग्जांपल बहुत अच्छे लेवल पे कि एआई, दुनिया के गिने चुने एआई प्लेटफॉर्म्स की बात करो, तो एआई प्लेटफॉर्म्स की बात जब करेंगे तो जैसे आप बोल दोगे कि सर चैट जीपीटी है, मैं कहूंगा ओपन एआई का है यूएस से। आप कहोगे सर मेटा है, मैं कहूंगा यूएस से। आप कहोगे सर जेमिनाई है, मैं कहूंगा यूएसए। अब इसके साथ एक और खड़ा है नाम, डीप सीक, खुद का बनाया है चाइना ने। आप गूगल पे डिपेंडेंट हो, चाइना के पास खुद का सिस्टम है। आप व्हाट्सएप यूज करते हो, चाइना के पास वीचैट है। तो दे आर वर्किंग, कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी। टेक में बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया। तीसरे नंबर पे चाइना ने इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया। जिस टाइम दुनिया बिजी थी कि हम हमारे इंटरनल मसले सुलझा लें या हम किसी पड़ोसी के साथ जो है कुछ हो रखा है उसको सुलझा लें, चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। चाइना कंटिन्यूअसली 3 चीजों पे काम कर रहा है। 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1, सी रूट्स। अब सी रूट्स में जो बच्चे सिविल्स की पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, के चाइना ने पूरे एशिया से लेकर और अफ्रीका तक अपने अड्डे बना रखे हैं। दूसरे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना ने काम किया है रोड कनेक्टिविटी। अब रोड कनेक्टिविटी में आप एग्जांपल ले सकते हो कि पाकिस्तान का ग्वादर जो है उसका नक्शा बदल दिया उन्होंने। नहीं तो पाकिस्तान तो सोच ही नहीं सकता था कि कभी रोड बनेगी। खैबर पख्तूनवा से लेकर के और नीचे लाहौर कराची सब जोड़ के रख दिए उनके।
हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तीसरे नंबर पे चाइना ने रेलवेज में बहुत जबरदस्त काम किया है। चाइना ने बहुत एरियाज, हर इलाका, लासा हो, भले आप बात कर लो कराकोरम की, कहीं की भी बात कर लो, हर जगह तक चाइना ने रेलवे लाइंस जो हैं उनको बिछाने का काम किया है। तो ये जो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, क्या सिर्फ इन्हीं से चलेगा? नहीं, चाइना ने एक और काम किया। चाइना ने कहा कि यार जो एग्रीकल्चर है उसको भी रिफॉर्म किया जाए। तो चाइना ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया, प्लस चाइना ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे डैम्स बनाए। इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चाइना क्यों कर पाया, वहां पे आपको यह भी बताना है कि चाइना का जो फॉरेक्स है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। फॉरेक्स का मतलब विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन करेंसी रिजर्व। तो चाइना का फॉरेन करेंसी रिजर्व अप्रोक्सीमेटली 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब कंपैरिजन अगर आपको करना है तो यह भी याद रखिएगा कि इंडिया जो है, इंडिया का जो फॉरेक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 700 यूएस डॉलर का है, और ये 700 क्या है? बिलियन है। और ये मैंने आपको बताया था, एक ट्रिलियन जो होता है उसमें 1000 बिलियन होते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली 3300 बिलियन यूएस डॉलर का चाइना का फॉरेक्स है, और इंडिया का जो है वो 700 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेक्स है। और ये फॉरेक्स और बढ़ेगा। रीजन अब याद रखना यहां पे कि जो फॉरेक्स होता है, फॉरेक्स में दो चीजें होती है। एक फॉरेक्स डिफ्लेट होता है, डिफ्लेशन का मतलब फुस हो रहा है, निकल रही है करेंसी। और दूसरा होता है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब बाहर से फॉरेन करेंसी आ रही है। तो जब कोई कंट्री ट्रेड सरप्लस में होती है तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसमें इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन सब जगह बुरा नहीं होता, इन्फ्लेशन महंगाई वाला बुरा होता है। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन वो भी जरूरी है, उसको स्नेक इन द टनल थियरी से समझाते हैं कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो होना ही चाहिए। अब चाइना जो है, चाइना का फॉरेक्स जो है और इन्फ्लेट हो रहा है, ये भी आपको कंपैरिजन करना है। फिर उसके बाद एक और चीज आपको लास्ट में बतानी है। वो क्या बतानी है कि चाइना जो है, चाइना ऑटोमेशन पे बहुत जबरदस्त फोकस कर रहा है। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन होता है जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में चाइना ने रोबोट्स जो हैं उनको उतारा है। चाइना ने सेमी रोबोटिक प्रोडक्शन लाइंस लगाई हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे कंट्री को सस्ते प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाता है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन आता है कि इंडिया को क्या क्या करना चाहिए अपने ट्रेड डेफिसिट को घटाने के लिए, इंडिया को क्या क्या करना चाहिए अपने ट्रेड डेफिसिट को सरप्लस बनाने के लिए, और चाइना की तरह इंडिया भी अगर सर्विस सेक्टर इकोनॉमी से बदल के खुद को ट्रांजिशन डाल के मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में जाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज से 20 साल बाद इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जवान लोग हाईएस्ट हैं, वो जब बूढ़े होंगे तो क्या सर्विस सेक्टर इंडिया को इतना ही रिटर्न दे पाएगा? और अगर नहीं दे पाएगा तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रांग बनाने के लिए कौन सी 5 चीजें हैं जिन पे आज ही बात करनी चाहिए? और अगर आज ही बात करनी चाहिए तो थोड़े न्यूज़पेपर पे नजर मारना और देखना कि ऑपोजिशन में से या पावर में जो पार्टी है उनमें से कौन कौन से लीडर्स ने इन टॉपिक्स को पार्लियामेंट में विंटर सेशन में डिस्कस किया। अगर नहीं किया तो इसका मतलब कुछ तो बातें ऐसी हैं जो आम जनता को पता होनी चाहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।